हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्कूलिंग विद मास्टर जी पर। लास्ट क्लास जो हमने कंप्लीट की थी वो हमारी 12th क्लास का एक टॉपिक था जिसको आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जेनेटिक्स हमारी स्टार्ट कर रखी थी हमने। जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर है हमारा मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके कुछ टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। नेक्स्ट आज हम उसको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे वन शॉट में। हमने कल पढ़ लिया था बेटा आरएनए और डीएनए की स्ट्रक्चर, डीएनए को पैक कैसे किया जाता है और डीएनए की डिस्कवरी के ऊपर तीन जो थ्योरी दी गई थी वो हमने कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट बचता है वो है क्राइटेरिया फॉर जेनेटिकल मटेरियल। अब जेनेटिकल मटेरियल की रिसर्च जो हम कर चुके हैं कि जेनेटिकल मटेरियल किसको हम बोलेंगे, आरएनए है, डीएनए है या प्रोटीन है, उसकी डिस्कवरी हम लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तीन जो डिस्कवरीज के ऊपर आती है, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ की भी हमने सबसे पहले थ्योरी पढ़ी थी, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल दिया था कि कोई ना कोई चीज ट्रांसफर होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। उसी के ऊपर फिर उसका जो बायोमोलिकुलर फ्रेगमेंटेशन की थी उसको एनालाइज किया था। मेसल्सन थे, स्टार्क थे। उनके बाद फिर जो है ना लास्ट में आरसे और चेज जो एक्सपेरिमेंट था, मार्था चेज थी और फ्रेडरिक जो आरसे जो था, उन्होंने क्या किया था, एक अपना एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के ऊपर। उन्होंने दो सब्सटेंस को रेडियो एक्टिव किया था, सल्फर और एक बार में फोस्फेट को। फोस्फेट से मैक्सिमम कंटेंट डीएनए का बनता है और सल्फर से प्रोटीन का। यही उन्होंने चेक करना था बैक्टीरियोफेज के अंदर जो ट्रांसफर किया जाता है। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिकल मटेरियल डालता है, उससे फिर कॉपी हो जाती है। ये चीज हम पढ़ चुके हैं, तो हमने उसमें पता लग गया था कि डीएनए क्या है, हमारा जेनेटिकल मटेरियल है। अब उसके लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है कि जेनेटिकल मटेरियल आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, या सिर्फ जेनेटिकल मटेरियल डीएनए ही होगा। तो जेनेटिकल मटेरियल का कोई तो क्राइटेरिया फिक्स होगा। तो उसके जो मेन स्पेसिफिक क्राइटेरिया है उनमें कुछ पॉइंट आते हैं कि जेनेटिकल मटेरियल हम किसको बोलेंगे, जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके। अपने आप को क्या है, रेप्लिकेट कर सके। जैसे डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करके डीएनए बना सकता है, उससे फिर नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि उसको वो अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता हो, जेनेटिकल मटेरियल का पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इसके अंदर जो है ना एकदम से कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए, स्लाइटली चेंज जरूर होना चाहिए, इवोल्यूशन जरूरी होना चाहिए। इसके अंदर क्या है, मॉडिफिकेशन होना चाहिए, म्यूटेशन जो है वो होनी चाहिए। जेनेटिकल मटेरियल ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कोई भी चेंजेस ना हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसमें जल्दी जल्दी चेंजेस आते हो। जैसे आरएनए की अगर हम बात करें, आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर क्या डिफरेंसेस है। जो मेन डिफरेंस है आरएनए के अंदर पाया जाता है यूरेसिल एसिड, यूरेसिल न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। और इसके डीएनए के अंदर क्या, इसकी जगह पर थायमिन मिलता है। और थायमिन क्या, स्टेबल है। यूरेसिल क्या, अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से क्या ज्यादातर चेंजेस आते रहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है, कुछ वायरस है, उनके अंदर जो जेनेटिकल मटेरियल है ना आज भी आरएनए ही पाया जाता है। रेट्रो वायरस है, अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, अभी ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे हम, उसका उल्टा कर सकते हो। तो इनके अंदर क्या है, जेनेटिकल मटेरियल वायरस है, ओ सॉरी आरएनए है इनके अंदर। आरएनए के अंदर यूरेसिल है। यूरेसिल क्या था, अनस्टेबल पाया जाता है। और अनस्टेबल होने की वजह से क्या है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी। और नेक्स्ट जनरेशन ही क्या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगी पहली जनरेशन से। और यही कारण रहा है, जैसे कोरोना वायरस आया था, कोविड-19 में आया था, वो 19 में आया कोविड। उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल वायरस था वो कौन सा था, कोरोना। अब इसकी अलग अलग स्ट्रेन्स आई थी। आपने सुना होगा कोरोना की दूसरी लहर, कोरोना की तीसरी लहर, वो कैसे आई थी। 19 में जो वायरस था ना, उसका जो जेनेटिकल मटेरियल था वो अलग था। जैसे ही एक साल हुआ, अगली स्ट्रेन उसकी प्रोड्यूस होगी, तो उसने क्या है, उसकी जो नई जनरेशन थी वो इस कोविड-19 के साथ 100% रिजेंबल नहीं करती थी। यूरेसिल होने की वजह से, अनस्टेबल होने की वजह से क्या है, उनकी स्ट्रेन्स चेंज होती रही थी। तो डीएनए जेनेटिकल मटेरियल क्या है, स्टेबल भी होना जरूरी है।
अनस्टेबल होगा वो जेनेटिकल मटेरियल में काउंट नहीं कर सकते, और जेनेटिकल मटेरियल ऐसा नहीं हो सकता। तो स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट क्या है, जो मेंडेलियन करेक्टर्स है ना, मेंडेलियन करेक्टर्स क्या थे, ग्रेगर मेंडल ने जो करेक्टरिस्टिक्स दी थी उनके अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए जेनेटिकल मटेरियल को। जैसे उसने बोला था कि ट्रेड्स जो है ना उनको कोई ना कोई फैक्टर कंट्रोल करता है, वो ही क्या है, जीन है, जीन ही क्या है, जेनेटिकल मटेरियल है। तो उनमें अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए। इन मेंडेलियन करेक्टर्स, मेंडेलियन करेक्टर्स में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिकल मटेरियल है, कि वही क्या है, जेनेटिकल मटेरियल माना जाएगा, वो क्राइटेरिया है। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन से पहले एक छोटा सा पॉइंट आता है जिसको मेसलसन और स्टार्क जो है ना, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कंप्लीट किया था। इनकी एक थ्योरी थी, इनकी एक एक्सप्लेनेशन थी कि जो डीएनए है ना उससे क्या डीएनए बन सकता है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन रेप्लिकेशन होता है। अब ये जो रेप्लिकेशन होता है ना, ये होगा कैसे, जैसे कि अगर माने हम एक जेनेटिकल मटेरियल हमारा एक डीएनए है, इस डीएनए को देखकर एग्जैक्ट इसकी कॉपी दूसरी बना दी जाएगी। इसमें क्या पहले वाला डीएनए क्या है, कंप्लीट स्टेबल है, उसको हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया और कुछ एंजाइम्स की हेल्प से वैसा एक और डीएनए तैयार हो गया। या फिर ऐसा होगा, इस डीएनए की स्ट्रैंड्स को ओपन किया और इसको देखकर एक नई स्ट्रैंड तैयार करी गई, और इसको देखकर एक नई स्ट्रैंड तैयार करी गई, और फिर इन दोनों स्ट्रैंड से क्या एक नया डीएनए बनाया गया और इसको वापस जोड़ दिया गया जो ये पुराना डीएनए था। ये भी दूसरा मेथड है। या तीसरा कुछ ऐसा भी तरीका हो सकता है कि डीएनए की स्ट्रैंड्स को ओपन किया, जैसे ये दो स्ट्रैंड हैं, और इसके नीचे क्या एक नई स्ट्रैंड तैयार कर दी, कंप्लीट डीएनए हो गया। इसके ऊपर एक और नई स्ट्रैंड तैयार हो गई, एक ये डीएनए हो गया। तो इस तरह से भी रेप्लिकेशन हो सकता है। तो तीन तरीके हैं। तो डीएनए रेप्लिकेशन का ये भी तरीका नहीं था, ये भी तरीका नहीं था, ये तरीका जो है ना डीएनए रेप्लिकेशन का माना जाता है। ये इसी तरह से क्या है, डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ये तरीका है। और इसको हम क्या बोलेंगे, अब इसमें क्या है, डीएनए हमारा जो पहले वाला डीएनए था वो कंजर्व था 100%, उसको हमने अनडिस्टर्ब छोड़ दिया। इसके अंदर भी यही कंजर्व था कि इससे क्या दोबारा यही वापस बन गया था, तो इसमें भी 100% क्या कंजर्व था डीएनए। लेकिन इसके अंदर एक तो स्ट्रैंड हमारी इसमें पुरानी है और एक इस नीचे वाले में। तो इस तरह की टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो हमारा जो डीएनए रेप्लिकेट करता है ना, वो कैसे करता है, सेमी कंजर्वेटिव तरीके से रेप्लिकेशन करता है। यानी कि आधा जो है वो वैसा का वैसा पुराना ही रहता है और आधी स्ट्रैंड के ऊपर नया डीएनए बनेगा। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये अपने आप को रेप्लिकेट कर रहा। यहाँ पे क्या हमारा डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में है। उसके बाद ये ओपन करके दिखाया गया है, ओपन होगा तो एक जो ये स्ट्रैंड है ना, इस स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, दूसरी स्ट्रैंड इसके ऊपर बनाई जा रही है। दूसरी जो ये हमारी स्ट्रैंड थी इसके ऊपर क्या है, यहाँ से एक नया डीएनए, नई डीएनए की स्ट्रैंड बनाई जा रही है। तो इस तरह से एक स्ट्रैंड इसके अंदर पुरानी है, एक स्ट्रैंड इसके अंदर पुरानी है। ये दोनों क्या ओल्ड स्ट्रैंड है ना इसके अंदर, ये और यहाँ पर ये नई स्ट्रैंड बनाई गई है। तो डबल एलिकल, दोनों एलिकल्स जो है उनमें एक एलिकल पुराना पाया जाता है, दूसरा नया बनाया जाता है। इसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। अब बनाया कैसे गया था सेमी कंजर्वेटिव नेचर इसका, सबसे पहले क्या है, एक ऑर्गेनिज्म, एक बैक्टीरिया लिया गया था, इस्चीरियो कोलाई, ई कोलाई जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर रेप्लिकेशन करवाया गया था। अब हमारा जो डीएनए होता है ना, इस डीएनए के अंदर हमें पता है क्या क्या पाया जाता है, शुगर है, इसके अंदर हमारा फॉस्फेट भी है, फॉस्फोरिक एसिड, और हमारे नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, ये सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं हमारे डीएनए के अंदर। तो हमने क्या किया, डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन के सब्सटेंस है ना, उसमें जो नाइट्रोजन है ना N14 होती है, एक N15 भी इनका जो मास है ना नाइट्रोजन का, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, नाइट्रोजन जो इसका मास कितना है 14, 15 भी हो सकता है, ये इसका क्या 15 इसका आइसोटोप है। तो नेचुरली क्या है, N14 से हमारा डीएनए बना होता है। ई कोलाई का जो डीएनए था, ये नेचुरली इसके अंदर जो आइसोटोप था वो N14 का था। तो हमने नेचर में क्या प्रोवाइड करवाया, जो ये N14 था ना, मीडियम में इसके N14 था,
तो कंप्लीट N14 प्योर M14 की रेप्लिकेशन सेल का जो है रेप्लिकेशन करवाया। और जैसे हमने जो एस्चेरियो कोलाई है, जो ई कोलाई है, N15 लेवल को हम N15 जो है उसको लेबल कर रखा है, उसमें इन्वायरमेंट में हमने 100% उसको N14 नाइट्रोजन 14 का आइसोटोप प्रोवाइड करवाया। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म डीएनए रेप्लिकेट करेगा या कोई भी सेल ग्रोथ करेगी तो अपने एटमॉस्फेयर से, सराउंडिंग से क्या है, कुछ सबस्ट्रेट्स की जरूरत पड़ती है। अब डीएनए से डीएनए बनाना तो ये तीनों क्या इसके सबस्ट्रेट है। उसके लिए क्या न्यूक्लियोटाइड लगेंगे। न्यूक्लियोटाइड किस चीज के बने होते हैं? शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन बेस की। तो इसके अंदर क्या है, नाइट्रोजन बेस के अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन का जो आइसोटोप था वो N14 जो है ना सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में हमने प्रोवाइड करवाया उसको। कंप्लीट N14 क्या है, प्योर N14 की स्ट्रैंड उसकी तैयार हो गई। अब जो भी उसको सबस्ट्रेट सराउंडिंग से मिलेगा वैसा ही डीएनए बन जाएगा उसका, वही सबस्ट्रेट उसके अंदर मिलेंगे। फिर हमने क्या किया, कंजर्वेटिव डीएनए जो बनाया गया उसमें N15 कंटेंट मीडियम में प्रोवाइड करवा दिया। अभी तक क्या था, N14 सराउंडिंग में मिल रहा था उसको और N14 की स्ट्रैंड थी, तो हमने उसको ग्रोथ करवाया। तो दो नई स्ट्रैंड जो बनेगी, जो दो नए डीएनए हमारे बनेंगी, उन दोनों डीएनए के अंदर क्या मिलेगा, N नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप मिलेगा, N14 मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम सबस्ट्रेट के रूप में उसको क्या देना शुरू कर देंगे, N15 नाइट्रोजन जो है उसका एक दूसरा आइसोटोप हमने उसको इन्वायरमेंट में, फूड में प्रोवाइड करवा दिया सबस्ट्रेट में। तो उसका जो कंप्लीट डीएनए था ना वो क्या है, एवी डीएनए बन गया, क्योंकि N14 का मास जो है वो N15 से कम था। तो उसका जो एवी डीएनए बना वो N15 की दोनों स्ट्रैंड तैयार हो गई। यहाँ पर क्या, दोनों स्ट्रैंड N15 की तैयार हो गई थी, सॉरी यहाँ पर क्या है, इसकी दोनों स्ट्रैंड N15 की तैयार हो गई। फिर हमने क्या किया, उसको इन्वायरमेंट से प्रोवाइड करवाया N14 के सबस्ट्रेट्स उसको प्रोवाइड करवाए कुछ इस तरह से। जैसे ये डीएनए, एक ये डीएनए है, इस डीएनए के अंदर जो ये दोनों स्ट्रैंड आप देख पा रहे हैं, इस स्ट्रैंड के ऊपर भी N15 है, इसके ऊपर भी N15, नाइट्रोजन का जो है 15 एवी आइसोटोप्स इसके ऊपर प्रोवाइड करवा दिया हमने सराउंडिंग में। अब जब भी ये सेल अपनी कॉपी करेगी तो दो नए डीएनए बनाएगी। हमने क्या किया, सबस्ट्रेट के रूप में इसको इन्वायरमेंट में N14 प्रोवाइड करवा दिया कि अब जितना भी नई चीज जो बनेगी ना उसमें जो सबस्ट्रेट है वो N14 है। अभी तक कंप्लीट डीएनए का जो कंटेंट था वो N15 था, इस स्ट्रैंड का भी और नीचे वाले स्ट्रैंड का भी। फिर हमने सबस्ट्रेट में उसको N14 प्रोवाइड करवा दिया फूड के रूप में। खाने में क्या है, जो आइसोटोप था वो N14 मिला उसको। तो इसने जब रेप्लिकेशन किया तो रेप्लिकेशन के बाद जो दो अलग नए डीएनए बनी, दो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए, उन दोनों ऑर्गेनिजम्स का जब हमने डीएनए देखा ना, उन दोनों ऑर्गेनिजम्स का जो डीएनए था उसमें एक जो स्ट्रैंड थी वो N15 की थी और दूसरी N14। इसके अंदर भी एक थी N15 की और एक N14 की स्ट्रैंड थी। इससे पता लगता है कि डीएनए का जो कंजर्वेशन, जो रेप्लिकेशन हुआ है वो सेमी कंजर्वेटिव है। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन हुआ। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब इसकी एक स्ट्रैंड जो पुरानी है वो इसके अंदर मिलेगी और एक जो पुरानी स्ट्रैंड है वो इसके अंदर मिलेगी, और एक एक स्ट्रैंड जो है वो नई इन्होंने बना ली है। तो इसलिए इस तरह के रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। तो नेक्स्ट जो स्ट्रैंड में हमने डीएनए मिला, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं N14 N15 का कंटेंट है। नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक स्ट्रैंड N15 की, दूसरी N14 की मिलेगी, सेम इसके अंदर मिलेगी। और ई कोलाई का जो रेप्लिकेशन टाइम पीरियड है वो एस्टिमेटेड 20 मिनट्स है, लगभग 20 मिनट में क्या है ये अपने आप को रेप्लिकेट करती है। अगली 40 मिनट में जो है 2 बार रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो हमने एम्पलीफिकेशन करवाई इनकी 40 मिनट तक ई कोलाई को, और एनवायरमेंट में हमने एटमॉस्फेयर में इसको क्या दिया, N14 सबस्ट्रेट प्रोवाइड करवाया। तो जो नई स्ट्रैंड बनी ना, एक तो कंप्लीट प्योर N14 की और एक इस तरह कंप्लीट N14 की, और जो दो नई स्ट्रैंड थी उनमें क्या है N15 मिला। अब ऐसा कैसे मिला, ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है ये भी, कि अगर हमारे पास डीएनए की दो स्ट्रैंड है और दोनों ही क्या है N15 है, ये भी N15 और ये भी N15 है। जैसे ही 20 मिनट्स गई, 20 मिनट के बाद जो रेप्लिकेशन हुआ, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, तो उसके अंदर जो एक स्ट्रैंड थी वो इसके अंदर N14 थी
और एक स्ट्रैंड इसके अंदर भी N14 मिलेगी, जो दो नए ऑर्गेनिज्म इसने प्रोड्यूस किए हैं ना उनमें। और दूसरी स्ट्रैंड सेम N15 की दोनों के अंदर मिलेगी, इसके अंदर भी N15, इसके अंदर भी N15 है। तो इस तरह से दो ऑर्गेनिज्म जो नए बने 20 मिनट्स के बाद, उनमें एक के अंदर 14 आइसोटोप था और एक स्ट्रैंड के अंदर 15। अब अगला जो जनरेशन होगी इनकी, यानी कि 40 मिनट्स टोटल, यहां से लेकर 40 मिनट्स के बाद दो रेप्लिकेशन कंप्लीट हो चुके हैं अब यहाँ पर उनके। तो इसके अंदर अब इसकी एक स्ट्रैंड इस तरफ आएगी यहाँ पर, और सबट्रेट में क्या है, N14 है। तो यहाँ पर इसको दूसरी स्ट्रैंड कैसी मिलेगी, इसको N14 की मिलेगी। सेम इसको देखेंगे तो इसकी एक स्ट्रैंड क्या है, N14 ये वाली, और दूसरी स्ट्रैंड सबट्रेट में भी N14 ही है, तो ये कंप्लीट N14 का मिलेगा। यहाँ पर भी इसकी एक स्ट्रैंड क्या है, N14, और इन्वायरमेंट में सबट्रेट में वहां पर भी N14 मिलेगा। इसमें इसकी एक जो स्ट्रैंड है वो क्या है, N15, और दूसरी जो स्ट्रैंड मिलेगी हमें वो N14 है। तो 40 मिनट के बाद जो है इसके अंदर 50% ऐसा कंटेंट है जो टोटल N14 है। इससे ये पता लगता है कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव है। एक स्ट्रैंड इसकी और एक स्ट्रैंड इसकी जो है वो अलग अलग होती हैं, और एक स्ट्रैंड इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरह का रेप्लिकेशन इसके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मैकेनिज्म है कि डीएनए रेप्लिकेट होता कैसे है। डीएनए रेप्लिकेशन में कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, उसके कौन कौन से मशीनरी पार्ट होंगे, कंप्लीट मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स में इसको एक्सप्लेन करना जाता है रेप्लिकेशन को। अब रेप्लिकेशन होगी कैसे, जैसे ये एक डीएनए हम ले लेते हैं पहले, ये एक डीएनए का टुकड़ा ले लिया हमने। अब इसका रेप्लिकेशन करना है। सेल डिवीजन आप पढ़ के आए होंगे 11th क्लास में। सेल डिवीजन में क्या होता है, सेल डिवीजन के अंदर कुछ स्टेजेस पाई जाती हैं, 2 स्टेज होती हैं, इंपॉर्टेंट स्टेज है। कौन सी, पहली इंटरफेज है, इंटरफेज, और दूसरी स्टेज क्या है, एम फेज। एम फेज के अंदर क्या होता है, एम फेज में साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस हमें देखने को मिलेंगे इनके बाद। और इंटरफेज में क्या होता है, इंटरफेज के 3 फेज हैं, एक तो G1 गैप 1, फिर S फेज और G2 फेज। तो ये जो S फेज है ना, इस S फेज के अंदर क्या चलता है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन का होता है इंटरफेज के S फेज के अंदर होता है, सिंथेसिस फेज के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा। अब ये डीएनए फ्रेगमेंट है। अब इस पूरे डीएनए के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI पाई जाती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। अब हम लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसमें था कि एडेनाइन जो था उसके साथ में क्या जुड़ता है, थायमीन जुड़ता है। डीएनए पर एडेनाइन के साथ में थायमीन के बेस पेयर पाए जाते हैं। एडेनाइन के सामने क्या मिलेगा, थायमीन मिलेगा। ग्वेनिन के साथ में क्या है, वहां पर मिलेगा साइटोसिन। ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एडेनाइन और थायमीन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो इसी तरह से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी एक स्पेसिफिक साइट होती है, वीक बॉन्ड होते हैं जहां से ओरिजिन रेप्लिकेट किया जाता है। अब डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ओपन करना है क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है, एक स्ट्रैंड ऐसे ऊपर और एक नीचे, इस तरह से इसको रेप्लिकेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप क्या है, ORI को ढूंढा जाता है। ORI के ऊपर एंजाइम आते हैं। अब एंजाइम क्या करेगा, ORI ढूंढ के यहाँ पर जो डीएनए की स्ट्रैंड है ना, इस डीएनए स्ट्रैंड को ओपन कर देता है कुछ इस तरह से, ऐसे इसको क्या कर देगा, डीएनए की स्ट्रैंड को इसने ओपन कर दिया। इस तरह से स्ट्रैंड को, दोनों स्ट्रैंड को ओपन कर देगा। ये जो एंजाइम है, कौन सा एंजाइम है, इसको एलिकेज एंजाइम ओपन करता है। एलिकेज एंजाइम फर्स्ट एंजाइम जो रेप्लिकेशन में आता है वो क्या है, ORI के ऊपर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से इसको ओपन कर देगा। अब इस एलिकेज का काम खत्म हो जाएगा, ये एलिकेज इसको पूरा का पूरा ओपन नहीं करता। इसके बाद दूसरा एंजाइम आता है जो इसको यहां से इस तरफ
और इसको इस तरफ ओपन करते हुए चलता है, फिर ये स्ट्रैंड ऐसे ओपन होती चलेगी, पीछे पीछे रेप्लिकेशन करेंगे एंजाइम्स। तो इसको ओपन करने के लिए आगे की तरफ और ओपन कौन करेगा? गायरेज। गायरेज का काम क्या है? इसको इस तरफ ओपन करते हुए चलेगा, स्ट्रैंड को ऐसे ओपन करते हुए चलेगा। इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं। गायरेज जो है वो क्या करेगा? गायरेज यहां से इसको ऐसे स्ट्रैंड को ओपन करते हुए चलेगा, यहाँ पर इस तरफ और इस तरफ। उसके बाद गायरेज के बाद तीसरा एंजाइम, अब ये जो स्ट्रैंड है ना वापस बंद ना हो जाए, इसको रोकने के लिए यहाँ पर कुछ प्रोटीन लगे होते हैं ऐसे, इनको रोकने के लिए, ताकि ये स्ट्रैंड्स वापस, क्योंकि स्टिकी एंड है ना इनके, यहाँ पर ये क्या है? स्टिकी एंड है, और स्टिकी एंड क्या है? वापस स्टिक ना हो जाए, वापस ना चिपक जाए, उनको रोकने के लिए, इसको ओपन ही रखने के लिए कुछ प्रोटीन के पीसेस लगे होते हैं। तो इन पीसेस को क्या बोलते हैं हम? जो प्रोटीन पीसेस हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन, एसएसपी। तो सिंगल बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। तो फोर्थ कौन आ गया हमारा? एसएसबी, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग। तो इस एक स्ट्रैंड है, ये सिंगल स्ट्रैंड है, इसको बाइंड करके रखेगा। यहाँ पर ये दूसरी सिंगल स्ट्रैंड है, इसको भी बाइंड करके रखेगा। तो इसके नाम से इसका काम है कि अलग अलग सिंगल स्ट्रैंड्स को बाइंड करके रखता है। उसके बाद क्या है? ये इस तरफ, इसका मान लिया हमने 5 डैश है, तो इस तरफ 3 डैश होगा, इसके नीचे क्या मिलेगा? 5 डैश टू 3 डैश। अब जो एंजाइम आएगा वो इसको रेप्लिकेशन करने में हेल्प करेगा। कौन सा एंजाइम है? वो एंजाइम है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज एंजाइम क्या करते हैं? न्यूक्लियोटाइड जोड़कर नए आरएनए या डीएनए को बनाने में हेल्प करते हैं। अब पॉलीमरेज की रिक्वायरमेंट है, फिफ्थ जो एंजाइम है वो है पॉलीमरेज। पॉलीमरेज कई टाइप के पाए जाते हैं। आरएनए से आरएनए बनाना तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए से डीएनए बनाएगा तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनेगा तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए से डीएनए बनाना है तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये पॉलीमरेज है डिपेंडेंट जिससे बनाया जा रहा है, और पॉलीमरेज जो बनाएगा। तो पॉलीमरेज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट है कि इसको प्राइमर लगा हुआ मिलना चाहिए। इसकी रेप्लिकेशन कब करेगा ये? जब इसको प्राइमर लगा हुआ मिलेगा। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या होती है इसकी? दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट है कि 5 डैश से लेकर 3 डैश तक बनाता है, यानी कि 3 डैश के नीचे बनाना स्टार्ट करेगा तभी तो 5 डैश बनेगा ना। तो ये इस डायरेक्शन में बनाएगा। इसको कहां से बनाएगा? इस डायरेक्शन में बनाएगा, क्योंकि यहां पर क्या इसका 3 डैश है, इसके ऊपर क्या मिलेगा? 5 डैश। इस तरफ बनाएगा, इस 3 डैश के नीचे। तो ये 5 डैश स्ट्रैंड से 3 डैश स्ट्रैंड तक बनाता है। अब जो प्राइमर लगता है ना, उस प्राइमर के लिए क्या? प्राइमेज एंजाइम होते हैं, प्राइमेज। यहां पर क्या लगेगा? प्राइमेज लगता है, प्राइमेज लगेगा। इस तरफ भी क्या लगेगा? प्राइमेज लगेगा। अब प्राइमेज क्या होता है? आरएनए का ही एक पीस होता है, पीस ऑफ आरएनए। पीस ऑफ आरएनए होता है। आरएनए का ही क्या है? एक छोटा सा टुकड़ा होता है, उसको लगाना पड़ता है। उसके बाद फिर क्या करेगा? प्राइमर, ये जो पॉलीमरेज है इसकी कंप्लीट कॉपी करता हुआ चलेगा। तो ये कुछ एंजाइम है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिलेगा, वहां पर एलिकेज आकर एंजाइम जो है इस डीएनए को ओपन कर देगा। गायरेज इसको आगे की तरफ ओपन करता हुआ चलेगा। एसएसबी इसको होल्ड कर लेते हैं, क्लोज ना हो स्ट्रैंड। पॉलीमरेज इसकी कॉपी करेगा, जिसकी रिक्वायरमेंट क्या है? उसको प्राइमर लगा हुआ होना चाहिए। कहां से? 3 डैश के नीचे, यानी कि 5 डैश से 3 डैश की तरफ ये रेप्लिकेशन करेगा। अब अगर हम देखें इस डीएनए को यहां से अलग कर लें, तो एक तो रेप्लिकेशन इस तरफ चलेगी, एक रेप्लिकेशन इस तरफ चलेगी। तो इस तरफ क्या बन जाएगी इसकी? कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी। इस तरह की एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी कि आधा डीएनए इसका नीचे की तरफ रेप्लिकेशन होगा, आधा इसकी तरफ रेप्लिकेशन होगा। अब ये इस तरफ क्या है? 5 डैश एंड है, इस तरफ क्या है? 3 डैश एंड है। तो इसके नीचे यहां से स्टार्ट करेगा और इस तरफ बनाएगा। इसको क्या करेगा? यहां से स्टार्ट करेगा और इस तरफ बनाता हुआ आएगा। तो यहां पर इसको क्या चाहिए? जो यहां पर क्या लगा मिलेगा इसको? प्राइमर। यहां पर प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, और इसको यहां पर प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, प्राइमर। और ये इस तरफ बनाता हुआ चलेगा।
ये इस तरह बनाएगा यहां तक और आगे की तरफ बनाता हुआ चला जाएगा। अब अगर इस फॉलिकल को हम इसको अगर हम और ओपन करें, जो इसकी स्ट्रैंड है इनको दोनों को और ओपन करेंगे तो कुछ और ओपन हो जाएगी। कैसे? जैसे ये डीएनए हमने ले लिया, ऐसे यहां से इसको ओपन कर दिया हमने, ये डीएनए है, इसको हम ले लेते हैं 3 डैश ओ 5 डैश, ये क्या हो जाएगा हमारा 3 डैश, 5 डैश 2 3 डैश, ये 5 डैश। तो यहाँ पर प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर क्या लगा हुआ मिलेगा, पीस ऑफ प्राइमर। एक प्राइमर हमें यहां पर लगा हुआ मिलेगा, प्राइमर। अब जो पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसकी कॉपी करते हुए इसके आगे ऐसे बना देगा, इसको दूसरे कलर से लेंगे, ऐसे इसकी कॉपी कर देगा, ऐसे इस तरफ भी ऐसी कॉपी हो जाएगी। अब जो है कंप्लीट होने के बाद गायरेज क्या करता है, इसको आगे की तरफ ओपन करते हुए चलेगा, तो गायरेज इसको और ओपन करेगा, इसको यहां से और ओपन हम कर लेते हैं, इसको हमने इतना और ओपन कर दिया गायरेज ने, तो ये स्टैंड और भी ओपन हो गई ऐसे। ऐसे इसको को ओपन कर दिया। अब क्या है, जो 3 डैश के नीचे जो प्राइमर लगा हुआ था वो यहाँ पर लगा था, एंजाइम ऐसे इसको बनाता हुआ चलेगा, ये आगे आगे ओपन होती हुई चलेगी, तो इसके नीचे ऐसे कंटिन्यूअस ये इसके नीचे नई स्ट्रैंड को तैयार करते हुए चलता रहेगा। ऐसे इसके नीचे क्या है, नई स्ट्रैंड तैयार होगी। लेकिन जो नीचे वाली स्ट्रैंड है ना, अब इसको इतना ओपन कर दिया तो इसका जो प्राइमर है ना वो यहाँ पर लगा था, तो अब की बार फिर क्या है 3 डैश, ये क्या इस तरफ है ना, यहाँ पर 3 डैश है, तो यहां से बनाएगा वो, तो नया प्राइमर की रिक्वायरमेंट होगी उसको, तो यहाँ पर क्या है एक और नया प्राइमर लगा हुआ मिलना चाहिए उसको, तब जाकर वो क्या करेगा, इस ट्रेंड को कंप्लीट करेगा पॉलीमरेज एंजाइम, फिर ऐसे इसको कंप्लीट कर देगा। फिर गायरेज इसको और भी ओपन करेगा, और ओपन होएगी तो फिर इसको आगे की तरफ इसकी और कॉपी करनी पड़ेगी, तो गायरेज आगे की आगे इसको कॉपी करते हुए चलता है, तो इसको ऐसे ओपन कर दिया, तो 3 डैश के नीचे तो अब भी क्या है, ऐसे कंटिन्यूस बनाता हुआ ये एंजाइम इसको स्ट्रैंड को कंप्लीट कर देगा। लेकिन यहाँ पर जो ये स्ट्रैंड है इसके नीचे इसको रिक्वायरमेंट होगी फिर पॉलीमर की, यहाँ पर फिर क्या, सॉरी प्राइमर की, यहाँ पर फिर एक प्राइमर लगाना पड़ेगा, और प्राइमर लगने के बाद क्या है, ये स्ट्रैंड फिर इस तरफ कंप्लीट कर दी जाएगी ऐसे। तो अब आप एक चीज देख नोटिस की होगी आपने, जो एक स्ट्रैंड है ना, इस स्ट्रैंड के ऊपर क्या है, एक बार ही प्राइमर लगाने की जरूरत है, उसके बाद ये आगे की तरफ ओपन होती हुई चली जाएगी। लेकिन इस स्ट्रैंड पे क्या है, यहां तक ओपन हुई, यहां पर प्राइमर लगा, फिर यहां तक ओपन हुई, फिर यहां से, क्योंकि ये क्या है ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में बनती हुई आ रही है, फिर यहां तक ओपन हुई तो फिर यहां पर प्राइमर की रिक्वायरमेंट हुई। तो इसमें क्या है, एक स्ट्रैंड ऐसी जिसको बोलेंगे कंटिन्यूस स्ट्रैंड, कंटिन्यूस स्ट्रैंड, और दूसरी जो स्ट्रैंड है वो इस तरह बनते हुए आ रही है, हर बार आगे से पीछे की तरफ बनते हुए आ रही है, तो ये क्या है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड। तो एक स्ट्रैंड कंटिन्यूस है, एक डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस स्ट्रैंड में एक ही प्राइमर लगेगा, डिसकंटिन्यूस स्ट्रैंड में बार बार प्राइमर लगाने पड़ते हैं। अब कंप्लीट रेप्लिकेशन होने के बाद ये प्राइमर हटाने पड़ते हैं, इन प्राइमर को हटाने के लिए जो एंजाइम है, हटाने के बाद इनको नया बनाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, अब ये गैप रह जाएगा ना, यहाँ पर ये गैप रह गई कुछ इस तरह से, इन प्राइमर्स को इन्हें हटा दिया, ये तो कंटिन्यूस ट्रेंड थी, अब यहां पर गैप रह गया, यहां पर गैप रह गया, ये तो कंटिन्यूस ट्रेंड है, तो यहां पर ये जो गैप पाए जाते हैं ना, इन गैप को फिर फिल करना है, तो इन गैप को फिल करने के लिए फिर क्या है, वही पॉलीमरेज एंजाइम ही बनाएगा, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज क्या है, इन गैप को फिल करते हुए चलता है, ऐसे फिल कर देगा। और इनके गैप के बाद यहां से जो सीलिंग होगी ना,
यहाँ पर जो ये सीलिंग करने का काम है, इनको सील करना है, जो फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम है, इनको सीलिंग करने के लिए फिर एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट उसका, अब इनको यहाँ पर जोड़ने के लिए जो एंजाइम है वो है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, सीलिंग करता है पीसेस ऑफ डीएनए की। और इन पीसेस ऑफ डीएनए को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो ये पीस मिले हमें डीएनए की, ये वाले पीसेस, इनको बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ओकाजाकी फ्रेगमेंट। तो ये क्या, कौन से फ्रेगमेंट है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जिसमें प्राइमर को हटा दिया था, और प्राइमर को हटने के बाद जो ये फ्रेगमेंट बचे, जो पीसेस ऑफ डीएनए है, जहां पर बीच में प्राइमर की वजह से गैप था, वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट में आरएनए डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, इनको नए डीएनए बनाता है यहाँ पर, और लाइगेज क्या करेगा, उनकी सीलिंग करने का काम करता है। डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड की बात हम कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से हमारा रेप्लिकेशन कंप्लीट होता है मैकेनिज्म का। ये एंजाइम्स थे, टोटल एंजाइम्स। सबसे पहले ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पर एलिकेज, गायरेज फिर उसको ओपन करते हुए चलेगा, एसएसबी उनको बंद नहीं होने देगा। प्राइम जो पॉलीमरेज था, पॉलीमरेज कौन सा है, ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए ही पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बनेगा तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होगा। और उसके बाद प्राइमर कौन लगाता है, प्राइमेज एंजाइम। और 3' से 5' टू 3' ये इसकी रेप्लिकेशन करता हुआ चलता है। नेक्स्ट जो है मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डोग्मा में दूसरा काम क्या है, रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बना था तो हमने उसको बोला था रेप्लिकेशन। अब डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। सेंट्रल डोग्मा के अकॉर्डिंग डीएनए से क्या बनेगा, अब आरएनए की फॉर्मेशन होगी। आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा, ट्रांसलेशन जिसको हम बोलेंगे। तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, ये 3 प्रोसेस इंपॉर्टेंट है सेंट्रल डोग्मा में। डीएनए से डीएनए, रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन क्या अपनी ही कॉपी बना रखी है। आरएनए से डीएनए अगर बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, उसको ट्रांसक्रिप्ट कर दिया हमने आरएनए उसको, डीएनए को। और ट्रांसलेशन, आरएनए के ऊपर कोई ना कोई हमने ट्रांसलेट किया उसको, आरएनए पर अमीनो एसिड जोड़कर प्रोटीन बनाया, तो ट्रांसलेशन हो जाएगी। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या है, डीएनए से आरएनए की फॉर्मेशन करनी है हमने। अब सेम कुछ वैसी ही प्रोसेस इसके अंदर भी देखने को मिलेंगी। जो पीस ऑफ डीएनए हमारा होगा, पूरे के पूरे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो डीएनए है पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट होता है, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन पूरे डीएनए की नहीं होती, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंसिव होती है, इनमें एनर्जी लगती है। और इतनी एनर्जी बिना बात के पूरा डीएनए ट्रांसक्रिप्ट करने के लिए करना अच्छी बात नहीं है, अगर वो पूरा काम का नहीं है तो। पूरा डीएनए हमारा काम का नहीं होता, उसके अंदर 98% जो होता है ना डीएनए हमारा, वो क्या है, जंक डीएनए है। तो इंपॉर्टेंट कितना बचा, 2% डीएनए। ये क्या है, फंक्शनल डीएनए। इस 2% डीएनए की ही ट्रांसक्रिप्शन होती है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इस 2% को ही जीन है हमारी, जीन ऑफ इंटरेस्ट। ये हमारी जीन है जिनसे प्रोटीन बनेगा। तो अब पूरे डीएनए के अंदर कोई ना कोई स्पेसिफिक पीस पाए जाते हैं जिनकी ट्रांसक्रिप्शन होगी। लेट us assume that this is the part of DNA which is known as gene and functional unit, जिसकी ट्रांसक्रिप्शन होनी है। तो इसको हम बोलते हैं, ये हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन कि इससे क्या है, इस जीन से स्ट्रक्चर बनेगी, इससे प्रोटीन बनेगा, तो इसको स्ट्रक्चरल जीन बोलेंगे। इससे आगे नॉन ट्रांसलेटेड रीजन है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। इससे पहले भी जो रीजन अनट्रांसलेटेड रह जाएगा वो भी क्या है, अनट्रांसलेटेड रीजन। यूटीआर है, ये ट्रांसलेटेड रीजन है, तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल जीन। अब इसके अंदर 2 स्ट्रैंड देखने को मिलती हैं, एक स्ट्रैंड तो ये ऊपर वाली है ये, और दूसरी स्ट्रैंड ये है। अब दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड जो ना उसी की कॉपी होती है, दूसरी की नहीं होती।
पहली चीज तो क्या है, डीएनए के कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जिनको हम जीन बोलते हैं। दूसरी चीज, उन स्पेसिफिक रीजन के अंदर एक ही स्ट्रैंड की कॉपी होगी, दूसरी की कॉपी नहीं होती। अब जिस स्ट्रैंड के नीचे कॉपी होती है उसको बोलते हैं हम टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड। दूसरी जो बच गई हमारी उसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड। तो एक हमारी कौन सी है, टेम्पलेट। टेम्पलेट के नीचे क्या है, इसको देखकर आरएनए बनाया जाएगा। दूसरी क्या है, कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड जो है इसके नीचे इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनता है, इसके ऊपर कुछ नहीं होता। ट्रांसक्रिप्ट जो टेम्पलेट है उसके नीचे ही क्या है, आरएनए बनेगा। अब इसमें दो रीजन आपको देखने को मिलेंगे। एक रीजन तो ये यहां पर है स्टार्टिंग वाला, और एक रीजन क्या है यहां पर एंड वाला। तो स्ट्रक्चरल जीन के अंदर जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी ना उसको हम क्या बोलते हैं, कि रीजन स्टार्ट होगा और एक टर्मिनेट वाला। तो एक तो जहां से स्टार्टिंग होगी इसकी, और एक जहां पर टर्मिनेट करना है इसको। तो स्टार्ट और स्टॉप दो अलग अलग प्लेसेस इसके मिलते हैं इसके अंदर। तो एक क्या इसका यहां पर क्या है, टर्मिनेट होगा ये, और यहां से क्या होगा, ये ऑपरेट होगा। तो यहां से ऑपरेट और वहां पर क्या है, टर्मिनेट हो जाएगा। अब जहां से ये स्टार्ट होता है ना, यहां पर एक बॉन्ड लगा हुआ होता है, या इस कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर एक फैक्टर लगा हुआ मिलता है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ट्रांसक्रिप्शन सॉरी। और टर्मिनेटर के ऊपर भी क्या लगा होता है, एक फैक्टर लगा होता है। दो फैक्टर मिलेंगे इसमें, जहां से स्टार्ट होगी तो वहां पर कौन सा फैक्टर मिलेगा, सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर प्लस पॉलीमरेज एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, जहां से क्या है ऑपरेटिंग शुरू होती है। जहां से स्टार्ट होगा ना ट्रांसक्रिप्शन, वहां पर क्या है, सिग्मा प्लस पॉलीमरेज एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर क्या है, यहां से इसका आरएनए बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके नीचे आरएनए बनना तैयार हो जाएगा। ये ऐसे एलिकेज जिसको ओपन कर देता है, गायरेज जिसको कंप्लीट स्प्लिट कर देगा, और उसके बाद क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम इसकी कॉपी कर देता है, वापस क्लोज हो जाता है दोनों स्ट्रैंड। जहां पर ये एंड होता है ना, यहाँ पर फिर एक कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर कौन सा फैक्टर है, रो फैक्टर है, रो प्लस पॉलीमरेज। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो सिग्मा फैक्टर से स्टार्ट होता है, रो फैक्टर पर टर्मिनेट हो जाता है। और हमेशा याद रखना आपने, जो ये फैक्टर हैं ये कहां पर लगे हुए मिलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर। टेम्पलेट स्ट्रैंड के नीचे क्या है, आरएनए बनता है। तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। कुछ इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है। ये क्या हमारी ट्रांसक्रिप्शन बबल है, जहां पर हमारा पॉलीमरेज एंजाइम फंक्शन करता है। अब इसके दो स्ट्रैंड है, 5' to 3' और 3' to 5'। इस पर इस नीचे वाले स्ट्रैंड के ऊपर ये जो स्ट्रैंड है ना, इसकी क्या हो रही है, रेप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पर इसकी रेप्लिकेशन होगी, इसकी रेप्लिकेशन होगी। और जो दूसरी स्ट्रैंड है वो नॉन फंक्शनल कोडिंग स्ट्रैंड है। तो इस कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर यहाँ पर क्या मिलेगा, हमने लगा हुआ सिग्मा फैक्टर। और वापस निकलते टाइम अनवाइंडिंग होगी। देखो एक तरफ तो वाइंडिंग हो रही है, यहाँ से ऑर्गेनिज्म एंटर करा, दूसरी तरफ से यहाँ हमारा रो फैक्टर मिलेगा, जहां से ये इसको अनवाइंड कर देगा, निकल जाएगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है। आरएनए से आरएनए बना रहा है, ओ सॉरी डीएनए से आरएनए अगर बनाता है तो इसके लिए कौन सा एंजाइम लगेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके अंदर मिलता है। तो ये एंजाइम्स की कॉपी कर देगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये डीएनए आरएनए बनना तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन होती है। ट्रांसक्रिप्शन में अब आरएनए कितने टाइप के बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो आरएनए बनता है उसके 3 टाइप पाए जाते हैं आरएनए के। एक है हमारा आर आरएनए, एक है हमारा एम आरएनए, और एक है हमारा
टीआरएनए। तो तीन तरह के आरएनए बनते हैं। तीन तरह के आरएनए को बनाने के लिए पॉलीमरेज अलग अलग है। इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं? पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड और पॉलीमरेज थर्ड। आर, एम और टी, ये सीक्वेंस याद रखना आपने, आर एम टी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। आरएनए जो होगा उसको कौन बनाएगा? आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एमआरएनए जो होगा, एमआरएनए को कौन बनाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। फिर क्या थर्ड है हमारा? टीआरएनए। टीआरएनए को कौन बनाएगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन अलग अलग एंजाइम है। आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? राइबोसोमल है ये, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। एमआरएनए की फुल फॉर्म क्या होगी? मैसेंजर, मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। और टीआरएनए से ट्रांसफर, ट्रांसपोर्ट करने वाला राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये तीन आरएनए हैं जिसमें ट्रांसक्रिप्शन होती है। अब ट्रांसक्रिप्शन की अगर हम सीक्वेंस देखें कि ट्रांसक्रिप्शन होती कैसे है, ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इस डीएनए पर अभी हम पढ़ के आए हैं, ये टेम्पलेट कोड है, टेम्पलेट जीन है हमारे, टेम्पलेट स्टैंड है। और दूसरी कोडिंग, कोडिंग। इस कोडिंग के ऊपर यहां पर लगेगा हमारा सिग्मा फैक्टर और इस तरफ लगा होगा रो फैक्टर। यहां से हमारा एंजाइम आरएनए बनाकर तैयार कर देगा। अब ये आरएनए हमने देखे एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए तीन तरह के होते हैं। अगर हम देखें एमआरएनए कैसे प्रोड्यूस होता है, एमआरएनए सबसे अलग प्रोड्यूस होगा। अब इसमें क्या था, सबसे पहले ऑपरेटर, फिर उसके बाद क्या उसकी कॉपी की और फिर टर्मिनेटर। तो तीन ही सीक्वेंस में काम चलता है ऐसे ही। लेकिन एमआरएनए जो प्रोड्यूस होता है ना, एमआरएनए की जो स्ट्रैंड बन के आती है, मान लिया हमने ये एक एमआरएनए है जो अभी ट्रांसक्रिप्शन हुआ है इसका। अब इस एमआरएनए के अंदर बीच में कुछ ऐसी सीक्वेंस पाई जाती हैं जो हमारे काम की नहीं है या फिर फंक्शनल नहीं होती। नॉन फंक्शनल यूनिट भी मिलती हैं बीच में इस एमआरएनए के अंदर। तो नॉन फंक्शनल यूनिट है, इनको रिमूव करना होता है। इसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए, हाइड्रोन्यूक्लियर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये जो एचएनआरएनए है ना, इसके अंदर जो ये बीच में गैप मिला है यहां पर, ये इसको बोलते हैं हम इंट्रोन्स। इंट्रोन, ये क्या है? इसमें इंट्रोन है। इन इंट्रोन को रिमूव करना है और जो ये एक्सॉन्स बच गए ना इसके, इनको हमने जोड़ना है। तो ये क्या हमारे, ये एक्सॉन है, इन एक्सॉन को जोड़ना है, इंट्रॉन्स को रिमूव करना है। उसके लिए एक और छोटा सा आरएनए होता है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, एसएनआरएनए। अब ये क्या करेगा एसएनआरएनए, ये आरएनए यहां से इसके ऊपर बाइंड अप कर जाता है, यहां से आगे जुड़ेगा इस तरह से और इन दोनों स्ट्रैंड को अपनी तरफ खींच लेता है। और जो इनके कॉर्नर्स हैं, इनके जो एज हैं, ये एज इस एज से आगे जुड़ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर इसके कॉर्नर पे आया और इसको इस तरह से, और इन दोनों को क्या है ऐसे खींच लेगा और फिर क्या बना देगा हमारा, जो इस तरह से ये जो स्ट्रैंड थी, ऐसे बना दिया इसने इसको। कुछ इस तरह से, ये समझने के लिए है बेटा। तो जो एक्सॉन हमारे इंट्रॉन्स थे, इन इंट्रॉन्स को ऐसे बाहर की तरफ रिमूव कर देता है। लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, फिर इनको यहां से बाइंड अप कर देगा, इनको क्या है इनकी सीलिंग कर देगा। और फिर ये हमारा जो मिलेगा, ये हमारा क्या है एमआरएनए है। तो इस एमआरएनए में क्या हुआ है, इंट्रॉन्स को रिमूव किया है। रिमूव करने से पहले ये जो रिमूव करने की प्रोसेस है, ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इसको
टेलिंग करनी, इसकी क्या करनी पड़ती है, कैपिंग करनी पड़ती है, कैपिंग, फिर स्प्लिसिंग, और फिर क्या है, टेलिंग। तो ये 3 स्टेप में क्या है, एचएनआरएनए से एमआरएनए प्रोड्यूस होता है। अब एचएनआरएनए का जो 5' एंड है ना, 5' एंड, ये कौन सा हो जाएगा, 3' एंड। तो 5' एंड के ऊपर कैपिंग की जाती है। कैपिंग किसकी करी जाएगी, मिथाइल ग्रुप जोड़ना हमने, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसमें कैपिंग में क्या है, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राई फोस्फेट, कहां पर, 5' एंड के ऊपर हमने क्या करना है, मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यहां पर जोड़ना है, इसको लगा देंगे। टेलिंग के अंदर क्या होता है, जो एडिनाइलिक है ना, वो 3' एंड पर जोड़ना है। यहां पर हमने क्या जोड़ना है, एडिनाइन को जोड़ दिया ऐसे, इसके जो रेसिड्यूल बचते हैं ना एडेनाइन के, वो जुड़े हुए मिलते हैं इसकी 3' एंड के ऊपर, इसको बोलते हैं हम टेलिंग। अब ऐसा करना क्यों पड़ता है कि मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हमने जोड़ दिया, जो ये एचएनआरएनए है ना, इसको डिग्रेड करने के लिए डिग्रेडिव एंजाइम होती हैं जो इनको डिग्रेड कर देते हैं, इसको डीनेचर्ड कर देंगे। तो उन एंडोन्यूक्लियेट से बचाने के लिए, इनको क्या है, डीनेचर्ड होने से बचाने के लिए प्रोटेक्ट करना पड़ता है, इसलिए क्या कर दिया, इसके ऊपर मिथाइल ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जोड़ दिया। स्प्लिसिंग में क्या होगा, जो इंट्रोन्स है ना, उनका रिमूवल, रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स। तो इन इंट्रोन्स को हमने क्या करना है, रिमूव करना है, ये स्प्लिसिंग के अंदर होता है। तो ये 3 स्टेप में जाकर क्या होगा, हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगा, किसका, एचएनआरएनए का, एचएनआरएनए से एमआरएनए का। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनाया था हमने, एचएनआरएनए, एचएनआरएनए से फिर एमआरएनए को बनाने के लिए जो उसके अंदर दूसरी यूनिट है जो हमारे काम की नहीं है, उन यूनिट को हमने रिमूव करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आरआरएनए कैसे बनेगा, आरआरएनए क्या, हमारा राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल आरएनए की 2 अलग अलग यूनिट पाई जाती हैं, एक की क्या है, लार्ज सब यूनिट, और दूसरी क्या है, स्मॉल सब यूनिट। 2 सब यूनिट मिलती हैं सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब यूकैरियोटिक में अलग तरह की मिलेंगी और प्रोकैरियोटिक में अलग। यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होती हैं उसके अंदर जो दोनों स्ट्रैंड पाई जाती है, इसकी लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, वो मिलती है 60s और 40s, 60s और 40s। एस का मतलब है स्वेडबर्ग। और अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, स्वेडबर्ग एक यूनिट है मापने के लिए किसी भी चीज को, इसके डीएनए को मापने के लिए क्या है कि यूनिट दे रखी है। स्वेडबर्ग एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर है ये। प्रोकैरियोटिक के अंदर जो ये सब यूनिट है ना, ये हमारी कौन सी है, 50s, और दूसरी जो स्मॉल सब यूनिट है वो हमारी 30s है। इनको बोलते हैं हम, कंप्लीट मिलाकर 70s आरएनए पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोटिक में, और 80s किसमें मिलेगा, यूकैरियोटिक के अंदर। जोड़ना नहीं बेटा इनको कि 60s और 40s को जोड़ दिया 100s हो जाएगा और 50, 30, 80 हो जाएगा, नहीं। 70s स्वेडबर्ग यूनिट में प्रोकैरियोटिक के अंदर डीएनए है। इनमें कुछ प्रोटीन भी होते हैं, जो सब यूनिट है ना, इनके साथ में प्रोटीन और आरएनए जुड़े होते हैं। अगर मैं बात करूं 60s आरएनए की, 60s आरएनए की, और इसके अंदर 30s आरएनए की, इसमें और भी इनके अंदर जो आरएनए कौन कौन से जुड़ेंगे, 60s यूनिट में प्रोटीन प्लस पीस ऑफ आरएनए, ऐसे ही 30s में प्रोटीन प्लस पीस ऑफ आरएनए। तो इनमें कौन से आरएनए जुड़ते हैं, इसके अंदर जो आरएनए पाया जाता है वो है 16s, 16s मिलेगा। इसके अंदर जो आरएनए है वो है, सॉरी 18s मिलेगा बेटा, इसमें 18s। इसके अंदर जो आरएनए मिलेगा वो हमारा है 28s आरएनए। दूसरा कौन सा है, 5s आरएनए, और एक इसके अंदर कौन सा मिलेगा, 5.5s आरएनए। तो ये आरएनए, 4 आरएनए पाए जाते हैं किसमें, यूकैरियोटिक में। अगर यहां पर हम देखें जो 50s आरएनए है उसके अंदर मिलेगा 23s और 5s, 2 आरएनए। और जो 30s आरएनए है उसके अंदर जो यूनिट पाई जाती है वो है 16s स्वेडबर्ग।
तो प्रोकैरियोटिक के अंदर 3 आरएनए पाए जाते हैं, आरआरएनए 23, 5 और 16। इस तरफ मिलेंगे 18, 5, 5.5 और 28 एस आरएनए। तो ये आरएनए है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इनमें 1 नंबर में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरएनएज बिलोंग फ्रॉम लार्ज सब यूनिट ऑफ आरएनए इन यूकैरियोटिक, इन प्रोकैरियोटिक। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। तो 2 सब यूनिट मिलती हैं इसके अंदर, आरएनए के अंदर। नेक्स्ट है जेनेटिक कोड। क्या होता है जेनेटिक कोड और उसके फीचर्स क्या होते हैं? जेनेटिक कोड क्या है? अब ट्रांसक्रिप्शन के बाद होती है ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में किस चीज की जरूरत पड़ती है? जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ती है। जैसे हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए है, इस मैसेंजर आरएनए के ऊपर क्या है, यहां पर ये क्या है, इसके ऊपर लगे हुए न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की एक स्ट्रैंड ले लेते हैं हम, कोई भी स्ट्रैंड ले लिया हमने, मान लो एडेनिन है, यूरेसिल है, क्योंकि आरएनए है ना, यूरेसिल है, एडेनिन है, यूरेसिल है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थायमिन इसके अंदर मिलेगा नहीं। एडेनिन है, यूरेसिल है, एडेनिन है और एडेनिन है। ये हमने एक स्ट्रैंड ले लिया, हमने एक एमआरएनए ले लिया। इस एमआरएनए के ऊपर यहां पर लगता है हमारा लार्ज सब यूनिट और इस तरफ स्मॉल सब यूनिट ऑफ आरआरएनए। और टीआरएनए क्या करता है, वो न्यूक्लियोटाइड के ऊपर अमीनो एसिड लेकर आता है। अमीनो एसिड इसके ऊपर जोड़े जाएंगे और अमीनो एसिड से क्या, प्रोटीन की एक चेन बनाई जाती है, उसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो टीआरएनए आता है ना, वो टीआरएनए इनके ऊपर आकर जुड़ता है। तो जो टीआरएनए होता है कुछ इस तरह की उसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है, इस तरह की स्ट्रक्चर मिलेगी। तो यहाँ पर जो है ना, इसके 3 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड। तो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को ये लेकर आएगा और एक स्पेसिफिक जगह पर आकर ये जुड़ेगा। तो ये क्या है, एमआरएनए एक कोड है, इस कोड के ऊपर टीआरएनए आकर जुड़ता है और वो स्पेसिफिक टीआरएनए स्पेसिफिक अमीनो एसिड को लेकर आएगा। तो इसी को हम जेनेटिक कोड बोलते हैं। अब इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनता है, एक कोड बनता है, एक जेनेटिक कोड बनता है। तो जेनेटिक कोड क्या है, ट्रिपलेट से बनते हैं, 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, उनके ऊपर स्पेसिफिक टीआरएनए आकर जुड़ेगा जो एक अलग स्पेसिफिक प्रोटीन को लेकर आएगा, अमीनो एसिड को कोड करेगा। तो 20 अमीनो एसिड है हमारे पास, 20 अमीनो एसिड के लिए अलग अलग टीआरएनए मिलेंगे। तो देख लेते हैं जेनेटिक कोड क्या है। जेनेटिक कोड क्या है, एक ट्रिपलेट है, 3 से मिलकर बनता है। ईच कोडोन इज मेड अप ऑफ 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड, अलग अलग स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कितनी है, आरएनए की बात अगर हम करेंगे तो इसके अंदर एडेनिन मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा, ग्वानिन मिलेगा और साइटोसिन मिलेगा। ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं हमने। तो अलग अलग स्पेसिफिक के कोड बनेंगे। जैसे एडेनिन के साथ में यहाँ पर यूरेसिल है, यहाँ पर ग्वानिन है, तो ये कोड हो गया। AUG क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड का, 3 न्यूक्लियोटाइड का एक कोड है। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, चाहे वो हमारे अंदर है या प्लांट के अंदर है या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर है, इस धरती पर जितने भी ऑर्गेनिज्म है इस यूनिवर्स में, सभी के अंदर ये क्या है, स्पेसिफिक मिलेंगे। कि AUG हमारे अंदर जिस चीज को कोड करेगा ना, जिस अमीनो एसिड को, दूसरे ऑर्गेनिज्म में अगर AUG है तो वो स्पेसिफिक उसी के लिए ही कोड करेगा। ऐसा नहीं हमारे अंदर AUG कुछ और बना रहा है और उसके अंदर AUG का कोड कुछ और बना रहा है। स्पेसिफिक होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं। ये कोडोन क्या है, कोड स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए होती है, सभी लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल है। जेनेटिक कोड्स आर नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं है, एडजेसेंट जो कोडोन है ना उसी के साथ शेयर करेगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लो इन 3 के लिए एक कोड है, इन 3 के लिए कोड है, अगला कोड जो है ना अगले 3 के लिए ही मिलेगा टीआरएनए। ऐसा नहीं है इनको बीच में यहाँ पर ले लिया और फिर यहाँ से ले लिया, ओवरलैप नहीं करेगा कभी भी कोड, हमेशा उससे अगला ही मिलेगा। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, जेनेटिक कोड इज कोमालेस, कोमालेस भी है। अब ऐसा भी नहीं है एक कोड जो है यहाँ पर इनके लिए फिर बीच में इसको गैप कर दिया फिर इसके लिए कोड होगा, नहीं, ये एडजेसेंट के साथ ही जाकर जुड़ेगा। अब इसमें कोई भी जो नेबरिंग कोडोन है ना उसके बीच में कोई गैप नहीं मिलेगा कि एक कोड पहले 3 का अगले 3 का ही दूसरा कोड मिलेगा। ऐसा नहीं बीच में एक गैप किया और उसके बाद इन 3 का कोड, फिर 1-2 गैप किया और फिर आगे कोड बनेगा। तो कोई भी गैप नहीं होगा, कोमा नहीं होता जेनेटिक कोड में। जेनेटिक कोड इज डीजनरेटिव इन नेचर, डीजनरेटिव होते हैं सभी कोडोन जो है ना, ईच कोडोन इज सिंगल अमीनोटाइड्स। डीजनरेटिव क्या है कि
एक जो कोड है AUG, वो अमीनो एसिड को कोड कर रहा है, जिसको वो उसी को कोड करेगा। जैसे AUG किसको कोड करता है, एक अमीनो एसिड है मेथनिन। मेथोनिन एक अमीनो एसिड है, इस अमीनो एसिड को कौन कोड करता है, AUG। तो AUG अमीनो एसिड मेथोनिन को छोड़कर किसी दूसरे के लिए कोड नहीं कर सकता, इसलिए क्या है, डीजनरेटिव है नेचर में, कि एक के लिए ही कोड करेगा। AUG अगर मिथोनिन का है तो AUG सिर्फ मिथोनिन का ही कोड रहेगा। और इसमें कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, GUA है, GUG है, इस तरह से ये कोड पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, tRNA। अब tRNA की भी सीक्वेंस हम पढ़ लेते हैं। tRNA किस तरह का होता है, जेनेटिक कोड से फिर हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, इनकी ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ ली है, ट्रांसलेशन होगी फिर इनकी। tRNA जो बनता है ना, tRNA कुछ इस तरह से एक RNA प्रोड्यूस हुआ, इसको बोलते हैं हम प्राइमरी tRNA। प्राइमरी tRNA फंक्शनल नहीं होता, नॉन फंक्शनल है ये, नॉन फंक्शनल है। इसके बाद ये tRNA कुछ इस तरह की शेप में जुड़ जाता है, कुछ इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना लेता है। इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना लेगा। यहां से इसने क्या कर लिया, अमीनो एसिड, इसके जो बेस पेयर थे वो डबल स्ट्रैंडेड हो गए, और यहाँ पर क्या है, अभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड हुए रखे हुए हैं। तो टी शेप की एक स्ट्रक्चर बना लेता है सेकेंडरी, ये भी क्या है, नॉन फंक्शनल है। तो जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है tRNA की, वो भी नॉन फंक्शनल ही होती है। उसके बाद एक और स्ट्रक्चर ये बनाता है, कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह की एक स्ट्रक्चर बना लेता है। अब ये जो tRNA है हमारा, ये tRNA क्या है, टर्सरी स्ट्रक्चर है, और ये क्या होती है, फंक्शनल होती है। और टर्सरी फंक्शन जो स्ट्रक्चर है वो इसकी क्या मिलेगी, फंक्शनल मिलती है, कुछ इस तरह का tRNA। अब ये दो तरह से होती है, एक तो होती है चार्ज्ड और एक होती है अनचार्ज्ड। चार्ज्ड कब होगी, जब इसके ऊपर यहां पर अमीनो एसिड जुड़ा हुआ मिलेगा ना, तब ये क्या होती है, चार्ज होती है। जैसे इसके इस स्ट्रैंड के ऊपर क्या मिलता है, 3' के ऊपर यहां पर अमीनो एसिड चिपका हुआ होता है, ये एक अमीनो एसिड, तो इसको चार्ज्ड बोलेंगे। जब इसके ऊपर कोई अमीनो एसिड नहीं बाइंड अप करा हुआ है तो ये अनचार्ज्ड स्ट्रक्चर होती है। तो ये हमारा tRNA है। नेक्स्ट जो ट्रांसलेशन अभी पढ़ेंगी, ट्रांसलेशन क्या है, डिकोडिंग द कोड्स इंफॉर्मेशंस कैरिड बाय mRNA इनटू प्रोटीन्स इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है, जैसे ही mRNA के ऊपर जो हमें कोड मिलेगा, जैसे ये एक mRNA है, इसके ऊपर जो एक कोड है, ट्रिपलेट का एक कोड बनता है ना, इन 3 का एक कोड है, अगले 3 का एक कोड है, अगले 3 का एक कोड मिलेगा, तो इनके ऊपर क्या है, ऐसे tRNA आकर चिपक जाएगा, और ये क्या लेकर आता है, एक अमीनो एसिड लेकर आता है। तो इन 3 के लिए स्पेसिफिक एक tRNA मिलेगा, ये ट्रांसलेशन है। ट्रांसलेशन सिंथेसाइज ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की क्या है, पॉलीपेप्टाइड चेन बनानी है हमने, किसकी हेल्प से, राइबोसोम्स की हेल्प से, rRNA की हेल्प से। rRNA क्या करेगा, और ट्रांसलेशन टेक प्लेस इनटू साइटोप्लाज्म। ट्रांसलेशन कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेप्लिकेशन कहां होगी, डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। डीएनए कहां मिलता है, डीएनए हमारे न्यूक्लियस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर। यूकैरियोटिक की अगर बात करें तो वहां पर क्या कहां मिलेगा, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है। यहाँ पर जो रेप्लिकेशन है और जो ट्रांसक्रिप्शन है, दोनों ही वहीं पर मिलती हैं, न्यूक्लियस के अंदर मिलेगी यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें सब कुछ कहां होगा, साइटोप्लाज्म में ही होगा। ट्रांसक्रिप्शन भी, रेप्लिकेशन भी, ट्रांसलेशन भी। अब जो आरएनए है वो न्यूक्लियस से बाहर निकल कर आ जाता है, और वहां पर क्या है, उस पर अमीनो एसिड जोड़े जाते हैं। हम पढ़ के आए थे, जो ऑर्गेनली होती है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके अंदर रेप्लिकेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है। अब उसके लिए कुछ कंपोनेंट चाहिए हमने, एमआरएनए जिस पर कोड होगा, इसके ऊपर क्या लगा होगा, आरआरएनए, तो राइबोसोम्स आरआरएनए मिलेगा। फिर इनके अमीनो एसिड को जोड़ना है, किसकी हेल्प से, टीआरएनए, और ये क्या लेकर आएगा, अमीनो एसिड लेकर आएगा। अमीनो एसिड भी क्या सबस्ट्रेट है। और फिर क्या है, अमीनो एसाइल सिंथेज, ये क्या है, ये इनको इससे जोड़ते हैं, आरआरएनए के अंदर पाए जाते हैं
एक प्रोटीन को, एक अमीनो एसिड जो है उसको दूसरे अमीनो एसिड के साथ पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने के लिए क्या चाहिए, हमने सिंथेज की जरूरत पड़ती है, एंजाइम है पॉलीपेप्टाइड सिंथेज। एटीपी एनर्जी लगती है, जीटीपी ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दोनों से ही हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलती है, दोनों से ही हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। ये एनर्जी के लिए सबस्ट्रेट है। और फिर क्या है, मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारे क्या है, सबस्ट्रेट्स। अब कुछ इस तरह से हमारा एमआरएनए है, यहां पर ये हमारा एमआरएनए है यहां पर, ये यहां पर हमारा एमआरएनए है, इसके लिए कोड है। कोड में एक चीज और इंपॉर्टेंट याद रखनी है, कुछ कोड हैं जो आपने याद रखने पड़ेंगे। एक कोड है आपका एयूजी, और 3 कोड और हैं हमारे, जैसे यूएजी, यूजीए और यूएए, ये 3 कोड हैं। और एक कोड ये, इसको बोलते हैं हम स्टार्ट कोडोन। और साथ में ये दूसरा काम क्या करता है, मिथोनिन को कोड भी करता है। मिथोनिन अमीनो एसिड के लिए कोड करता है और स्टार्ट करता है। ये तीनों जहां पर भी मिल गए ना, वहां पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगी। तो ये क्या है, स्टॉप कोडोन है। तो किसी भी उसकी एमआरएनए के ऊपर, किसी भी एमआरएनए के ऊपर जो प्रोटीन बनाना है ना, वो कहां से स्टार्ट होगा, एयूजी के कोड से स्टार्ट होगा। और जहां पर ये तीनों मिल गए ना, वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। अब ऐसा क्यों है, ये स्टॉप कोडोन है, इन तीनों के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं है। अगर आगे टीआरएनए नहीं बनेगा, मिलेगा, तो फिर वो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन खत्म हो जाएगी। तो 3 ही ये ऐसे कोड हैं। अब हमारे पास कोड टोटल कितने हैं, ए, यू, जी और सी, 4 न्यूक्लियोटाइड हैं, 3 से मिलकर एक कोड बनेगा। तो हमारे पास कितनी होगी, 4 इंटू 4 इंटू 4, 64 कोड है टोटल हमारे पास। उनमें से ये 3 कोड स्टॉप कोडोन है, 61 क्या बच गया हमारे पास, फंक्शनल कोड है। 61 कितने अमीनो एसिड के लिए है, 20 अमीनो एसिड के लिए कितने कोड हमारे पास, 61। सभी कोड जो है ना स्पेसिफिक है, डी नेचर है, कि एक जो कोड है मिथोनिन को कोड कराओ, किसी दूसरे को कोड नहीं कर सकता। लेकिन मिथोनिन के लिए कोई दूसरा कोड भी मिल सकता है। ये है क्योंकि कोड हमारे पास 61 है और 20 ही अमीनो एसिड है। तो किसी अमीनो एसिड के लिए 3 या 4 कोड भी मिलेंगे, लेकिन वो कोड किसी और दूसरे अमीनो एसिड के लिए नहीं मिलेंगे, उसी के लिए मिलेंगे, स्पेसिफिक है। तो ये 3 स्टॉप कोडोन है, ये एक स्टार्ट कोडोन है। अब यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है ये कोड है, ये अगला कोड होगा 3 का, फिर ये नेक्स्ट 3 का, फिर ये अगले 3 का। इस तरह से ये हमारे पास क्या है, कोड है। और कोड जैसे ये एयूजी है, ए के ऊपर कौन सा टीआरएनए जुड़ेगा, तो टीआरएनए पर कोड क्या मिलेगा, यूएसी। तो ये यूएसी भी स्टार्ट है, ये भी क्या करेगा, स्टार्ट करता है ट्रांसलेशन को। तो ये टीआरएनए आया और टीआरएनए के ऊपर क्या है, मिथोनिन जुड़ा हुआ मिलता है। तो ये मिथोनिन क्या कर देगा, यहाँ पर आ जाएगा। और ये ऊपर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है ये किस चीज की है, ये हमारा राइबोसोम्स है। इसमें ये ऊपर वाली तो क्या है, लार्ज सब यूनिट, नीचे वाली क्या है, स्मॉल सब यूनिट। इसके अंदर क्लास पाई जाती है, जैसे एक क्लास ये है और एक क्लास ये है, इसको बोलते हैं पी क्लास। और ये क्या है, ए क्लास। तो 2 क्लास है, पी और ए। पी के अंदर टीआरएनए आता है सबसे पहले, फिर ए के अंदर आएगा, फिर पी एम्प्टी होती चली जाती है, ए के अंदर कोड नहीं आते जाते रहते हैं। ये ऐसे स्लाइड करके आगे की तरफ चलता रहता है। अभी हम इसको देखेंगे। अब इस पर क्या है, एयूजी के ऊपर क्या है, ये हमारा एक टीआरएनए आ गया, एक प्रोटीन को, एक अमीनो एसिड को लेकर पी साइट पर। ये क्या है, पी साइट के ऊपर आया, पी साइट के ऊपर। ये ए साइट है, फिर ए साइट पर क्या आ जाएगा, दूसरा टीआरएनए एक नए अमीनो एसिड को लेकर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, सिंथेज एंजाइम इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में क्या बना देंगे, पेप्टाइड चेन बना देंगे। ये कौन सी साइट है, पी साइट, ए साइट। और यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, ये आरएनए है। और किसके ऊपर कोड हो रहा है, एमआरएनए के ऊपर, लेकर कौन आ रहा है, टीआरएनए, तीनों से मिलकर। उसके बाद ये स्लाइड करके आगे की तरफ चला जाएगा। अब ये क्या है, ये ऐसे स्लाइड कर जाएगा, स्लाइड करेगा। एयूजी वाला जो टीआरएनए है वो नॉन चार्ज होकर अनचार्ज होकर निकल जाएगा। चार्ज कब था, जब इसके ऊपर
अमीनो एसिड लगा हुआ था, ये वाला अमीनो एसिड। अब इसको क्या है, जोड़ दिया गया है इस दूसरे के साथ, इसके साथ हमने इसको जोड़ दिया है और ये साइट इसकी खाली हो जाएगी। अब ये आगे की तरफ स्लाइड करके आएगा, जो ये आरएनए है ये वाला हमारा, ये स्लाइड करके आगे आ जाएगा। तब तक जो नेक्स्ट कोड है, इस नेक्स्ट कोड के ऊपर अगला टीआरएनए आ जाएगा, ये CCA वाला, एक और नए किसको लेकर, अमीनो एसिड को लेकर। तो ये स्लाइड करके इसके साथ फिर यहाँ से एक और चेन बना देगा और ऐसे ये स्लाइड करते हुए आगे कंटिन्यूस बढ़ता चलेगा और ये क्या बढ़ाता चलेगा, एक चेन बनती चलेगी अमीनो एसिड की। ये क्या है, अमीनो एसिड की चेन बनते हुए चल रही है। तो लास्ट में जहां पर इसको ये मिलेगा ना, जैसे ये आ गया UGA, इसकी अलावा अगर यहां पर मिलता UAG या फिर UAA, इन तीनों में से कोई भी मिलता, उसके लिए कोई टीआरएनए नहीं आता, तो ये साइट क्या खाली रह जाएगी। तो ये लंबी सी जो चेन बनी है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ये रिलीज हो जाएगी। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसक्रिप्शन है, कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद ये हमारा क्या बन गया, प्रोटीन की एक लंबी चेन, नया प्रोटीन बनकर तैयार हो गया। ये mRNA, ये स्मॉल सब यूनिट है और ये लार्ज सब यूनिट है rRNA की, और ये tRNA, ये डीनेचर हो जाते हैं। तो इस तरह से हमारा ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा जो टॉपिक बचा है अब है लैक ओप्रोन और फिर वुमेन जीनोम प्रोजेक्ट, DNA फिंगरप्रिंटिंग। एक क्लास के अंदर और इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें जो टॉपिक बचे हैं वो है लैक ओप्रोन की, हमारी सेल के अंदर जो जीन पाई जाती है ना, जीन, उसमें हमने देखा DNA के अंदर क्या था, 2% ही DNA हमारा फंक्शनल है। सभी सेल के अंदर ये 2% फंक्शनल है, लेकिन सभी सेल में सारे के सारे प्रोटीन नहीं बनते। मसल सेल बना रही है, उसके लिए मसल सेल की प्रोटीन है। वैसे ब्लड सेल बना रही है, वैसे अलग अलग सेल अलग अलग तरह का प्रोटीन बना रही है। सभी के अंदर 2% DNA फंक्शनल है, लेकिन सारी की सारी जीन सभी सेल में फंक्शनल नहीं है। उसको बोलते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन, रेगुलेशन ऑफ जीन। रेगुलेशन ऑफ जीन का कंसेप्ट हम लैक ओप्रोन से पढ़ेंगे। लैक्टोज जो है ना, उसके प्रेजेंस के अंदर कुछ बैक्टीरिया, ई कोलाई क्या क्या काम करता है, ई कोलाई के ऊपर ही ये एक्सपेरिमेंट है कि ई कोलाई को लैक्टोज मिलेगा तो लैक्टोज डाइजेस्टिव एंजाइम बन जाएंगे, ग्लूकोज मिलेगा तो ग्लूकोज डाइजेस्टिव एंजाइम बनेंगे। तो ये कंसेप्ट, ये टॉपिक। उसके बाद फिर हमारा जो DNA उसकी सीक्वेंस को स्टडी कर रखा है, एक बड़ा सा मेगा प्रोजेक्ट है, उसको स्टडी करेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे, उसके क्या क्या गोल्स थे वो हम पढ़ेंगे, और फिर DNA फिंगरप्रिंटिंग लास्ट टॉपिक। तो एक क्लास का टॉपिक और बचा हमारा, इसको हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।